गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द स्ट्रेस। कल हम लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया था। उस डिफॉर्मिंग फोर्स से हमारे पास जो भी बॉडी दे रखी थी उस बॉडी की शेप चेंज हो जाती थी, साइज चेंज हो जाती थी। इसके बाद बॉडी वापस इनिशियल पोजीशन में लौट कर जब आती थी तो इस कंडीशन में एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता था। तो जिसके कारण से वापस लौट के आएगी वो रीस्टोरिंग फोर्स होता है। तो मैं ऐसे कहूं कि स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस हमारे पास एक तरीके का प्रेशर होता है, लेकिन अपन बोले इसको रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन ए डिफॉर्म्ड बॉडी, ऑन ए डिफॉर्म्ड बॉडी। कोई भी डिफॉर्म्ड बॉडी मेरे पास दे रखी है, मतलब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्सेस अगर लगा रखा है, उस कंडीशन के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है, उसी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। यदि मैं स्ट्रेस की बच्चों बात करूं तो स्ट्रेस P इज इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया F अपॉन A। पहली चीज तो एक तरीके का ये प्रेशर होता है। प्रेशर और स्ट्रेस में मेन डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले अपन देखते हैं प्रेशर P इज इक्वल टू या स्ट्रेस P इज इक्वल टू F अपॉन A। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, ये प्रेशर या स्ट्रेस जो होता है, ये स्ट्रेस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। ध्यान रखना बच्चों, स्ट्रेस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट अपन इसकी यूनिट की बात करते हैं। फोर्स की यूनिट वी नो डेट न्यूटन, एरिया वी नो डेट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम एक नए नाम से जानते हैं जिसे अपन बोलते हैं पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम एक नए नाम से जानते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, पास्कल। पीए से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, न्यूटन को डिनोट किया जाता है m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर को डिनोट किया जाता है L2। फाइनली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको लिख सकते हैं अपन m1 L-1 T-2। इट्स द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। क्लियर है बच्चों। देखो एक चीज मैंने बोली है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे ये कोई भी बॉडी दे रखी है बच्चों, इस बॉडी पर मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स लगाया बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये वाली जो आपके पास है साइड, ये यहां पर आ जाती। तो इस एक्सटर्नल फोर्स को मैं कहूंगा डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलूंगा बच्चों, डीफॉर्मिंग फोर्स। अब डीफॉर्मिंग फोर्स ये हो गया, डीफॉर्म्ड हो गई बॉडी, मतलब बॉडी इस तरीके से होने की जगह बॉडी इस तरीके से हमारे पास हो जाती। अब वापस क्या करेगी बॉडी, अपनी इनिशियल फॉर्मेट यहां पर आना चाह रही है। तो इस कंडीशन के अंदर ये वापस हमारे पास एक नया फोर्स जनरेट होगी, नया फोर्स जनरेट करेगा। इस नए फोर्स को अपन बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, जिससे ये वापस इनिशियल स्टेट को गेन करेगी। तो आप देख रहे हो एक्सटर्नल फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। ये डिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं इसको स्ट्रेस को ऐसे भी कह सकता हूं, किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने के लिए जो डिफॉर्मिंग फोर्स अपन अप्लाई करते हैं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन ए बॉडी, दिस इज नॉन एज स्ट्रेस। आप दोनों तरीके से कह सकते हो, बस फर्क क्या होगा, अगर मैं कहूंगा इसको डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया तो इससे इसकी शेप खराब होगी, ठीक है। और अगर मैं इसको कहता हूं रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, देन ये अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा। इनमें मेन डिफरेंस ये है, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया में हम बॉडी को डिफेक्ट कर रहे हैं, और यदि हमने रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लिखा है, इसका मतलब है बॉडी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आना चाह रही है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत सी बुक में आपको रिस्टोरिंग फोर्स भी मिल सकता है, बहुत सी बुक में आपको डिफॉर्मिंग फोर्स भी मिल सकता है। बोथ आर सेम। then stress is the restoring force per unit area on a body, या deforming force per unit area on a body, this is known as stress. It is denoted by P, and P is equal to F upon A. We know that stress is scalar quantity, unit Newton per meter square, or we know that the Newton per meter square is known as Pascal. It is denoted by PA.
डायमेंशन इज m1 l-1 t-2, दिस इज द स्ट्रेस। एक टर्म हमारे पास होती है प्रेशर और एक टर्म हमारे पास होती है स्ट्रेस। ऐसा नहीं है दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, फॉर्मूला सेम होता है, प्रेशर का भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होता है। यदि मैं कंपेयर करता हूं प्रेशर और स्ट्रेस को, यदि कंपेयर करता हूं तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस हमारे पास क्या होते हैं। प्रेशर जो होता है वो हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है। किस तरीके का नेचर होता है? कंप्रेसिव नेचर होता है। मतलब हमेशा यदि प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बॉडी की साइज हमेशा कंप्रेस होगी। बॉडी की साइज कंप्रेस होने के कारण हम ये कहते हैं हमेशा प्रेशर जो होता है वो कंप्रेसिव होता है। जबकि स्ट्रेस की यदि बात करते हैं तो स्ट्रेस में हमारे पास ये कंप्रेसिव प्रॉपर्टी का भी हो सकता है और टेंसाइल प्रॉपर्टीज का भी हो सकता है। कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल, दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज का हो सकता है। टेंसाइल का मतलब है, जैसे मान के चलो वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसमें तो वॉल्यूम ऑलवेज डिक्रीज होगा, कंप्रेस होगा। इसमें वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है, वॉल्यूम डिक्रीज भी हो सकता है। इसलिए मैं इसको स्ट्रेस जो होता है वो कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों तरीके के नेचर का होता है। इसमें जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर अप्लाई किया जाता है। फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई किया जाता है और इसके अंदर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, फोर्स आपके पास हम परपेंडिकुलर भी आपके पास अप्लाई कर सकते हैं और पैरेलल भी हम अप्लाई कर सकते हैं। परपेंडिकुलर भी अप्लाई कर सकते हैं और पैरेलल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे कह सकता हूं, पैरेलल की जगह एक टर्म काम में लेता हूं टेंजेंशियल, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। टेंजेंशियल आपके पास हम फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? जैसे ये मेरे पास एक बॉक्स ले लेता हूँ, इस बॉक्स पर यदि फोर्स हम इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से फोर्स लगाया, इस तरीके से हमने फोर्स लगाया, ये सारे फोर्सेस जो होंगे ये होगा कंप्रेसिव नेचर, मतलब परपेंडिकुलर हमने फोर्स लगा रखा है। लेकिन यदि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स और लिया मैंने, इस बॉक्स की क्या किया, एक सरफेस को हमने कांस्टेंट कर दिया। जैसे मान के चलो इस बॉक्स के नीचे वाले बेस से हमने इसको क्या कर दिया, चिपका दिया। चिपकाने के बाद मैंने यहाँ पर टेंजेंशियल, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर इस पर फोर्स अप्लाई किया। जैसे अपन बुक की बात करें, बुक हमारे पास दे रखी है, उसके नीचे वाली सरफेस को कांस्टेंट कर ले और ऊपर से हम इस तरीके से फोर्सेस लगाएं। लाइक एन एग्जांपल एक बार और बताता हूँ मैं। एक सिलेंडर ले लेते हैं, इस सिलेंडर के नीचे वाले पार्ट को तो अपन चिपका दो और यहाँ से हम इस तरीके से फोर्स अप्लाई करें। तो इस तरीके से फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस तरीके की हमारे पास बॉडी डिफॉर्म्ड हो जाती है। ये बॉडी डिफॉर्म हो गई। तो यहाँ पर देखो टेंजेंशियल फोर्स अपन ने अप्लाई किया। तो टेंजेंशियल यदि फोर्स अप्लाई करते हैं तो केवल स्ट्रेस होगा। अगर परपेंडिकुलर करते हैं तो इसको प्रेशर भी कह सकते हैं और इसको स्ट्रेस भी कह सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन कंडीशन। ओके, तो इसमें होगा अप्लाइड फोर्स विल बी परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल। प्रेशर के अंदर इट्स कंपलसरी कंडीशन, द अप्लाइड फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द बॉडी। हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, इसको परपेंडिकुलर या फिर इसको टेंजेंशियल। क्लियर है बच्चों? तो स्ट्रेस के बारे में हम डिस्कस किया। तो स्ट्रेस के बारे में रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो आपके पास स्ट्रेस होती है। यदि अपन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं, यदि हम टाइप ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं तो टाइप ऑफ स्ट्रेस आपके पास क्या होता है? पहला स्ट्रेस हमारे पास होता है लॉन्गिट्यूजनल, लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेस। दूसरा स्ट्रेस हमारे पास होता है वॉल्यूम स्ट्रेस, इसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कह सकता हूं। हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कह सकता हूं, वॉल्यूम स्ट्रेस भी कह सकते हैं। और
तीसरा अपन बात करेंगे शियरिंग स्ट्रेस। There are three types of stress. First is longitudinal stress, second is volume stress, then third is shearing stress. तीनों के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है। लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेस के अंदर कोई भी वायर हमारे पास गिवन है, ये जैसे हमारे पास एक वायर दे रखा है, इस वायर के अंदर हम डिस्कस करते हैं, ये वायर मेरे पास दे रखा है। इस वायर पर मैं दो तरीके से फोर्स अप्लाई करूंगा, या तो वायर पर फोर्स अप्लाई करूंगा इस तरीके से, और एक वायर मेरे पास और दे रखा है, इस वायर पर फोर्स मैं इस तरीके से अप्लाई करूंगा। इसकी इस फॉर्मेट को तो मैं क्या करता हूं, जैसे बेस से मैंने कनेक्ट कर दिया, कहीं भी रिजिड सरफेस से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अगर इस तरीके से फोर्स लगाऊंगा तो इट मींस इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। लेंथ इस कंडीशन के अंदर इंक्रीज होगी। क्लियर। और अगर इस तरीके से फोर्स अप्लाई करता हूं तो लेंथ डिक्रीज होगी। क्लियर। लेंथ इस कंडीशन में इंक्रीज होगी, इस कंडीशन में डिक्रीज होगी। अगर इंक्रीज होती है तो इंक्रीज होने का मतलब प्रॉपर्टी हो गई आपके पास टेंसाइल। डिक्रीज होती है इस कंडीशन में मैं ये कहूंगा आपके पास ये हो गया कंप्रेसिव नेचर। कैसा नेचर हो गया, कंप्रेसिव नेचर। व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन ए वायर अकॉर्डिंग टू द लेंथ देन रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये वर्ड तो हर जगह काम आएगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन कौन सी कंडीशन में, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द लेंथ। अगर लेंथ के अकॉर्डिंग अपन एक फोर्स को अप्लाई करते हैं किसी वायर पर, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज नॉन एज लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेस। यदि लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेस भी दो तरीके का हो गया, एक हो गया कंप्रेसिव, एक हो गया टेंसाइल। इस कंडीशन की बात करेंगे तो कंप्रेसिव, लेंथ डिक्रीज हो रही है, और यदि आपके पास लेंथ इंक्रीज हो रही है तो अपन बोलेंगे लेंथ इंक्रीज हो रही है तो ये प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होगी, टेंसाइल। दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, फॉर्मूला P इज इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स पर यूनिट एरिया या रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। पर कंडीशन क्या है, हम जब फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं वो लेंथ के अकॉर्डेंस करेंगे। लेंथ के क्या करेंगे, अकॉर्डेंस। या तो करेंगे अपन आउटसाइड जिससे इंक्रीज हो, और या अपन क्या करेंगे इनवर्ट अंदर की तरफ, जिससे कि ये लेंथ आपके पास डिक्रीज हो। तो लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेस P इज इक्वल टू हमारे पास हो गया F अपॉन A। वॉल्यूम स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, आपके पास मान के चलो एक स्फीयर दे रखा है। पहली चीज तो ध्यान रखना, इस कंडीशन के अंदर वॉल्यूम स्ट्रेस के अंदर इसकी पूरी सरफेस पर हम क्या करेंगे, डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। इसकी पूरी बॉडी पर हम क्या करेंगे, डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, पूरी सरफेस पर हम डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर मैं ऐसे फोर्स को अप्लाई करता हूं तो इस कंडीशन के अंदर इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, इस तरीके का वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अगर सारे फोर्सेस को मैं बाहर की तरफ लगाता हूं, जैसे किसी ने कहा सर हम क्या करते हैं, ऐसे में पूरी सरफेस पर फोर्स बाहर की तरफ लगाते हैं, परपेंडिकुलर आउटसाइड ऐसे लगाते हैं, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। बस फर्क इतना ही तो होगा, वॉल्यूम एक बार डिक्रीज हो जाता है, इसमें इंक्रीज हो जाता है। लेकिन पर्टिकुलर वॉल्यूम स्ट्रेस के अंदर इस बात का ध्यान रखना बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेस में पूरी बॉडी पर आपके पास उसकी पूरे सरफेस पर उसके पूरे बॉडी पर या पूरे सरफेस पर हम फोर्स कॉमन या कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे, पूरी बॉडी पर, पूरी सरफेस पर। इस कंडीशन के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वही फॉर्मूला होगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज नॉन एज वॉल्यूम स्ट्रेस। व्हेन deforming force is applied on complete surface of a body, then restoring force per unit area, this is known as volume stress या hydraulic stress। एक वर्ड काम में लिया हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक का मतलब होता है जलीय। हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है बच्चों, जलीय। समझाता हूँ हाइड्रोलिक क्या होता है। जैसे बॉल को हमने वाटर के अंदर ड्रॉप कर दिया, जैसे ये हमारे पास वाटर दे रखा है, वाटर के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से बॉल को रख दिया, तो जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है सब इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे,
तो पूरी सरफेस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं इस स्ट्रेस को एक नाम से और जान सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ इसको, हाइड्रोलिक स्ट्रेस के नाम से भी बच्चों इसको मैं जान सकता हूँ। क्लियर है? तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलो चाहे वॉल्यूम स्ट्रेस, लेकिन ध्यान रखना इसकी पूरी कंप्लीट सरफेस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। शियरिंग स्ट्रेस की अपन बात करें, शियरिंग स्ट्रेस को मैं कैसे समझाता हूं? शियरिंग स्ट्रेस को अभी तक जो भी फोर्स मैंने अप्लाई किया है वो सब परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई की। शियरिंग स्ट्रेस की अपन बात करते हैं, मैंने क्या किया, यहां पर एक क्यूब ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? क्यूब ले लिया। इस क्यूब के अंदर क्या करते हैं अपन, इस तरीके से फोर्स को अप्लाई करते हैं टेंजेंशियल। क्या करते हैं? टेंजेंशियल। और टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने के अंदर इस कंडीशन में वही रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज नॉन एज शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है? इन ए ऑब्जेक्ट हुज वेट इज केप्ट कांस्टेंट विद द रिजिड सरफेस, किसी रिजिड सरफेस के साथ अपन ने कांस्टेंट कर दिया, और कांस्टेंट करने के बाद जो इसकी ऊपर वाली सरफेस है, इस ऊपर वाली सरफेस पर मैंने क्या किया, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया। और टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने के बाद जो आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जनरेट होगा, वही चीज़ आपके पास क्या कहलाएगी, शियरिंग स्ट्रेस कहलाएगी। बस फर्क क्या है, इन दोनों के अंदर हम जो जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे, और शेयरिंग स्ट्रेस के अंदर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो अपन क्या बोलेंगे, व्हेन वेट ऑफ ए बॉडी इज केप्ट constant with the rigid surface, then tangential force applied on the surface, then restoring force per unit area, this is known as shearing stress। क्लियर है बच्चों? तो आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक क्लियर किया, स्ट्रेस। उसके टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए, कितने टाइप्स के हमारे पास स्ट्रेस होते हैं। थैंक यू।